हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड, जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स से जोड़ने के अलावा भी आप रियल लाइफ सिचुएशन से बहुत जोड़ सकते हो। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर तो है ही सही, साथ ही साथ अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या किसी प्रोडक्ट की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड सप्लाई थ्योरी को समझना चाह रहे हैं, क्या वो अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचता है, क्या करता है, उसके लिए भी ये लेक्चर या ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको नॉर्मल सेंस में समझिएगा, अपने एग्जाम से जितना यूज कर सकते हैं करिएगा, साथ ही साथ इसके एक एक कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ जाने की कोशिश करेगा, ताकि कभी भी कैसे भी इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़े, इस लॉ की जरूरत पड़े, तो हमें फटाफट इसको यूज कर पाए। तो चलिए फिर इस लेक्चर को शुरू करते हैं और समझते हैं कि मीनिंग ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड को कैसे क्या हमारी नॉर्मल लाइफ सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं और उसका बेस्ट बेनिफिट हम उठा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ डिमांड है। डिमांड मीन्स डिजायर और विश टू बाय और कंज्यूम अ कमोडिटी और अ सर्विस backed by adequate ability to pay and willingness to pay। जैसे कि हम जानते हैं डिमांड को नॉर्मल सेंस में तो हम थोड़ा बहुत समझते हैं कि किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को बाय करना या किसी प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करना। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, अगर आप सिर्फ विंडो शॉपिंग की बात करें तो उसे डिमांड नहीं कहा जाएगा। आप सिर्फ प्रोडक्ट को देखना चाह रहे हैं, सिर्फ खरीदना चाह रहे हैं, सिर्फ चाहत से डिमांड नहीं होती है, बट आपके पास विलिंगनेस भी होनी चाहिए उसके लिए पैसा खर्च करने की। अगर आप में किसी प्रोडक्ट को बाय करने की इच्छा है, साथ ही साथ आप उसके लिए पैसा भी खर्चना चाह रहे हैं और आपके पास पैसा भी है। अब बाकी हम बात कम ज्यादा पैसा क्या है, कैसे डिमांड एडजस्टमेंट कैसे होता है, वो बाद में करेंगे। बट हाँ, आप अगर किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे हैं और आप उस पर अपना पैसा खर्चना चाह रहे हैं, उसको मिला के हम डिमांड कहते हैं, जो रियलिस्टिक डिमांड होती है। अब इसके लिए आगे अगर हम चले तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलती है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट पीपल विल बाय मोर एट लोअर प्राइजेस एंड लेस एट हायर प्राइजेस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब इसको हमें तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में, छोटे छोटे फ्रेजेस में। पहली बात, ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, अगर किसी चीज की प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और किसी की अगर डिमांड या प्राइस आपने बढ़ाया है तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मोबाइल फोन की बात करेंगे, अगर वो मोबाइल फोन 30,000 का है, उसकी डिमांड अगर एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स है, जैसे ही वो 30,000 का फोन 20,000 या किसी सेल में आता है, उसकी प्राइस कम की जाती है, वैसे उसकी डिमांड शूट अप हो जाती है। ये नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड है। ऑल्दो इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि उसका फीचर्स कैसे हैं उस मोबाइल के, वो क्यों सस्ता हुआ है, क्या वो बिक नहीं रहा था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर दूसरे उसकी जो भी रिलेवेंट थिंग्स थी अगर वो इक्वल है, बट सिर्फ प्राइस और डिमांड की हम बात करें तो हाँ, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी और जब प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। इसको नॉर्मल वे में लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे। अदर थिंग्स, दूसरे जो भी रिलेवेंट उसके कॉन्सेप्ट है उनको कांस्टेंट रखने के बाद। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, इसको हम समझेंगे। डिमांड कर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर आप MBA, BCom, MCom, CA की पढ़ाई की बात करें तो अगर आप इवन 11th-12th में अगर आप इस कर्व को बहुत अच्छे से जानते हैं और इस कर्व को बनाना जानते हैं और समझते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ लोगों के लिए बातें कही गई है जो उन्होंने डिस्कवर की थी या इन्वेंट की थी, जहां पे लिखा था कि द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये इसमें बहुत सारा टेक्निकलिटी है, बट हम सिर्फ एक नॉर्मल चीज समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज, हमने लॉ ऑफ डिमांड समझ लिया है, पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। जैसे ही आप फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, आप कहीं से खेल के आए हैं, आप बहुत सारी एक्सरसाइज करके आए हैं, आपको प्यास लगना स्टार्ट होती है, आप उस टाइम पानी पीना स्टार्ट करते हैं, तो जो वैल्यू एडिशन या जो सेटिस्फेक्शन आपको पहले सिप या पहले घूंट से मिलता है पानी पीने के, वो धीरे 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 कम हो जाता है जब आप पानी पीते जाते हैं, और उसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा गया है। इसके और भी बहुत सारे इफेक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स हैं, बट उसको जब हम टेक्निकल रूप में जाएंगे, जब ज्यादा अच्छे से देखेंगे, जब डिमांड कर्व को समझ जाएंगे। पर फॉर नाउ लॉ ऑफ डिमांड हम देख चुके हैं, डिमांड क्या होती है वो देख चुके हैं, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या होती है वो हम समझ चुके हैं। अब आगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे आप जानते हैं इलास्टिक,
जब हम इलास्टिक होता है जिसको हम खींचते हैं तो उसमें टेंशन पैदा होता है, उसमें किस एंगल से हमने खींचा है, कहाँ से ज़्यादा खींच रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा खिंचाव होता है। उसी को डिमांड से जोड़कर एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। Elasticity of demand is defined as the responsiveness of quantity demanded of a good to changes in one of its variable. अब यहाँ पे वेरिएबल का बात हो सकती है प्राइजेस को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर, उसके आग को लेकर, आपकी इनकम को लेकर, और उसके जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स है उनकी प्राइसिंग, उनकी क्वालिटी, उनके एडवर्टीजमेंट को लेकर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर फॉर नाउ हम एक एक टर्म में अंदर जाएंगे, पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी क्वांटिटी जो एक प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है वो कैसे उसके वेरिएबल्स अफेक्ट होने से कम या ज्यादा होगी, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। अभी एक वेरिएबल की हम बात बार बार ही कर भी रहे हैं और हम करेंगे, जो कि है प्राइस। तो अगर प्राइस को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम समझने की कोशिश करें, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड of a good to change in its price given income, taste and prices all of other goods, right? तो यहाँ पे हम इसको अगर ब्रेक करें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में समझे, तो जैसे ही प्राइस में आप चेंज करोगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज होगा उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब जितना ये इजीली एक्सप्रेस किया गया है, इसको हम डिमांड कर्व पे जब समझने जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि अगर प्राइस 1% से बढ़ा है तो उसकी क्वांटिटी 1% से कम होगी जो डिमांडेड है, और जैसे ही 1% से हमने प्राइस कम किया है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 1% से बढ़ जाए। यहाँ पे एकदम डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, यहाँ पे कोरिलेशन डिफर करता है। पर हाँ, उस कोरिलेशन को समझने के लिए इन डेप्थ हमें प्राइस इलास्टिसिटी का पता होना चाहिए और दूसरे सारे फैक्टर्स को भी हमें जानने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम तीन चीजें या आई शुड से चार चीजें समझ चुके हैं। पहला डिमांड, उसकी डेफिनेशन क्या थी, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को उसके डिफरेंट वेरिएबल्स यानी प्राइस, पॉइंट, आर्क, इनकम से जब जोड़ते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट्स कैसे डिफाइन होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे लेके जाने वाला हूँ जो कि थोड़ा टेक्निकल है, बट यहाँ पे इस पॉइंट इन टाइम पे उसको समझना बहुत जरूरी है, जो कि है डिमांड कर्व, और कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम डिमांड कर्व पे प्लॉट कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार ये डिमांड कर्व को समझने की कोशिश करेंगे। इनको बहुत इंपॉर्टेंट देखना, समझना। हम अभी पहले पे बात करना स्टार्ट करेंगे, पहले तीन पे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम पहले पे बात करें तो वाई एक्सिस, जो कि ये प्राइस वाला एक्सिस है, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, और जो क्वांटिटी वाला एक्सिस है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। अब यहाँ पे जीरो यानी प्राइस भी जीरो, क्वांटिटी भी जीरो। जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ते जाएंगे इस पॉइंट पे तो इसको क्वांटिटी बढ़ना कहेंगे, और जैसे जैसे हम प्राइस एक्सिस पे आगे बढ़ते जाएंगे इसको हम प्राइस बढ़ना कहेंगे, राइट? और ये जो डिफाइन हो रहा है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है डिमांड कर्व ऑफ जीरो इलास्टिसिटी, और यहाँ पे हम पर्टिकुलरली प्राइस इलास्टिसिटी की ही बात करने वाले हैं। तो जीरो इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, जैसे कि आप समझने की कोशिश करेंगे, आप प्राइस को कितना ही बढ़ा लीजिए, आप 0 रुपए से 1000 रुपीज 10,000 रुपीज ले जाइए, लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई इफेक्ट नहीं है। क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ही रहेगी क्योंकि वो आगे पीछे नहीं हो रही है, लेकिन उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप प्राइस बढ़ा या घटा भी देते हैं तो किसी भी चीज की क्वांटिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। नॉर्मली ये लग्जरी प्रोडक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये वाली इलास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को किसी लग्जरी प्रोडक्ट का क्रेज है, कोई जेट खरीदना चाहता है, कोई प्राइवेट जेट खरीदना है, तो उसकी प्राइस कम ज्यादा कितने भी हो, क्वांटिटी जितनी है उतनी ही रहेगी, क्योंकि जितने लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं वो थोड़े प्राइस बढ़ने या कम होने से उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करते हैं डिमांड कर्व ऑफ यूनिटरी इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जीरो इलास्टिसिटी पे ईपी जीरो था, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। यहाँ पे ईपी 1 है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1, जो कि जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा, जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी जो डिमांड होती जा रही है। यानी आप देखेंगे तो स्लोप बिल्कुल सीधा भी नहीं है, स्लोप कर्वी है। यानी परसेंटेज ऑफ प्राइस बढ़ने पे कुछ परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी कम होगी, या परसेंटेज ऑफ प्राइस कम होने पे कुछ परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी बढ़ेगी। ऑल्दो इसको और टेक्निकली अगर हम समझेंगे तो एकदम परसेंटेज सेम नहीं होगा, बट हाँ यहाँ पे डायरेक्ट कोरिलेशन हम कह सकते हैं प्राइस और क्वांटिटी, और आई शुड से इनवर्स कोरिलेशन हम कह सकते हैं प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। अगला है डेफिनेट कर्व ऑफ इन्फिनाइट इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे ये बात कही गई है कि अगर प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस आपने रख दिया 100 रुपए, 1000 रुपए और इवन कांस्टेंट है,
पर उसकी क्वांटिटी बढ़ती ही चली जानी है, क्योंकि वो एक प्राइमरी प्रोडक्ट है या एक मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट है जिसको इंसान को यूज करना ही है। तो उससे, और उसका कोई कंपटीशन नहीं है। अभी हम सब समझेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स क्या होते हैं, तो उसमें हम तीनों समझने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेलवे की टिकट है और उसमें अगर 100 लोगों को रोज ट्रेवल करना ही है, और इवन अगर उसकी सीट्स बढ़ा के 1000 कर दी जाए तो 1000 लोग ट्रेवल करेंगे सेम प्राइस पे, तो प्राइस में कोई डिस्काउंट या डिस्काउंट देना या ना देने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड अफेक्ट नहीं होने वाली है रेलवे टिकट्स की। तो वहां पे हम इनफाइनाइट इलास्टिसिटी डिमांड कर्व उसे कहेंगे। ये तीन समझना तो बहुत इजी था। अब यहाँ पे हमने अदर फैक्टर सारे कांस्टेंट रखे हुए हैं, जैसे इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स का कोई इफेक्ट नहीं है। अब हम नीचे आते हैं जो कि थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, जो कि है डिमांड कर्व ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। अभी हम 0 से 1 तक की बात कर रहे थे, इवन इनफाइनाइट तक की बात कर रहे थे, लेकिन कभी कभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन, और आई शुड से मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ चेंज प्राइस और क्वांटिटी में होता है वो बराबर नहीं होगा। तो वहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन होने के बाद भी ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब प्राइस P से P1 आई है, आप देखेंगे यहाँ पे जो एरिया है ये छोटा सा चेंज हुआ था, प्राइस में प्राइस कम हुई थी, लेकिन क्वांटिटी जो बढ़ी है वो प्राइस से ज्यादा बढ़ी है, यानी उसके परसेंटेज से ज्यादा बढ़ी है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। जरा सा चेंज प्राइस में करने पे आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें, कॉस्टिंग पे क्या इफेक्ट आएगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ाने से क्या पता हमें प्रॉफिट्स नहीं हो, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे के लेक्चर्स में समझने की कोशिश करेंगे। बट फॉर नाउ, अगर आप 1 रुपए प्राइस में चेंज कर रहे हैं या 1% प्राइस में चेंज कर रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा परसेंटेज चेंज है। लाइकवाइज, जब अगर आपकी डिमांड कर्व लेस देन 1 है या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, तो आप देखेंगे प्राइस ज्यादा चेंज करने के या ज्यादा कम करने के बावजूद भी क्वांटिटी सिर्फ जरा सी बढ़ी है। राइट, तो यहां पे हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉलर देन 1। आप प्राइस ज्यादा चेंज कर रहे हो तो जरा सी क्वांटिटी कम हो रही है, और आप प्राइस अगर ज्यादा बढ़ा रहे हो तो आपकी क्वांटिटी जरा सी ही कम या ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे आपका प्राइस ज्यादा प्ले नहीं करेगा आपके डिमांड में, तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, आपके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आप सिर्फ प्राइस चेंज करके अपनी क्वांटिटी कम ज्यादा नहीं कर सकते, डिमांड बढ़ा नहीं सकते अपने प्रोडक्ट की। तो इन पांचों कर्व्स में अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझसे, क्योंकि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कर्व बना सकते हैं, और ये आपकी स्टडीज के साथ साथ, अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं या सर्विस इंडस्ट्री में जाना, फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं, अगर आप इन कर्व्स को समझ पा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग, अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड और प्राइस कैसे वर्क कर रहा है, तो आप कमेंट में जरूर डालिए, हम उस पर केस स्टडी जरूर करेंगे और दूसरों को भी इन्वॉल्व करेंगे आपके प्राइस, आपकी क्वांटिटी, आपके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज उससे रिलेटेड स्टडी करने के लिए। अब हम नीचे आते हैं, जो कुछ और वेरिएबल्स की बात करेंगे, सिर्फ 2 वेरिएबल्स की और बात करेंगे, जहां पे है इनकम इलास्टिसिटी। अभी तक हम प्राइस की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे इनकम। तो द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द डिमांड ऑफ अ गुड इज अफेक्टेड चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। अगर आपका प्रोडक्ट 10,000 रुपीज का था और आपके जो क्वांटिटी डिमांडेड जिस सेट ऑफ पॉपुलेशन से आता है, उनके जो इनकम में ड्रास्टिक चेंज हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है और कोई कोडिंग सॉफ्टवेयर यूज हो रहा था, अभी पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की अगर इनकम कम हुआ करती थी या फ्रीलांसर्स लोग कम हुआ करते थे, अभी फ्रीलांसर्स की एकदम से इनकम बढ़ गई है, तो वो सॉफ्टवेयर की जो डिमांड है, ऑब्वियसली क्योंकि उन पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉपुलेशन की इनकम बढ़ी है, उन फ्रीलांसर्स की इनकम बढ़ी है, तो वो ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को डिमांड करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी प्राइस बढ़ी या नहीं। अगर हम इनकम और प्राइस को साथ में लेंगे तो अलग बात है, उसका कर्व थोड़ा ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा। बट अगर हम सिर्फ बात करें कि अगर पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉपुलेशन की इनकम बढ़ी है और वो लोग ही उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ज्यादा इच्छुक रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। यहाँ पे अगर हम बात करें क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू गुड्स मेजर्स द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन वन गुड्स प्राइस ऑन अ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अदर गुड्स। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री गुड्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टी प्रिफर कर रहे हैं या चाय प्रिफर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉफी की डिमांड कम होगी, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तो अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ लोग टी पर स्विच कर जाएंगे। अगर ग्रीन टी का प्राइस बढ़ गया है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ लोग कॉफी या उसके ऑल्टरनेटिव्स पे आ जाएंगे। साथ ही साथ अगर किसी बाइक की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऑब्वियसली उस पर ज्यादा पॉपुलैरिटी, उसकी डिमांड, लेकिन प्राइस बढ़ गई है, तो जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्वियसली बात है वो किसी और
बाइक पे या बाइसिकल पे या मोपेड पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो वहां पे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वर्क करती है। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स का सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री निकालना पड़ेगा कि क्या, अगर एक्स प्रोडक्ट हम यूज नहीं कर पा रहे तो क्या उसके लिए हम कोई और सप्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट है जो उसको हम यूज कर सकते हैं, लाइक वाइज सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे हमने बात करी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि थी लॉ ऑफ डिमांड। उसमें बहुत सारे टॉपिक समझने की कोशिश करी है, और हमारा आज का कैचिंग पॉइंट था ये कर्व्स को समझना। तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको एक कॉन्सेप्ट या पूरा लेक्चर समझ में आया, कौन से पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे लगे हैं और कौन से पॉइंट्स पे आप चाहते हैं कि और ज़्यादा इन डेप्थ हम बात करें। तो सीए बूस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आपके सारे 11th 12th बीकॉम एमकॉम सीए फाउंडेशन पीपल के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि हम ज़्यादा रीच बना पाएँ और ज़्यादा लोगों को ये कॉन्सेप्ट को समझा पाएँ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।